नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं। एक बढ़िया रिकॉर्ड बनाने के बाद हायर लेवल से बिकवाली और बिकवाली के बाद इंडेक्स बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड के साथ कामकाज करते हुए निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, सेंसेक्स करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव और निफ्टी बैंक जो कि आधा % नीचे 301 302 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। फोर्ट फिर भी संभाल रखा है मिड कैप स्मॉल कैप ने। मिड कैप इंडेक्स जो है वो करीब करीब आधा % ऊपर अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त आपको दिखाई पड़ेगी। 3-14% के आसपास का उछाल वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन सो फार अभी भी एडवांसेस के ही फेवर में है। 1273 शेयर एडवांस में और 1096 शेयर डिक्लाइन में। लगातार 3 दिन से फ्रंट लाइन इंडेक्स चल रहा है, एडवांस डिक्लाइन के फेवर में है। आज एडवांसेस फेवर में है जबकि मार्केट्स जो है वो लाल निशान में आ चुके हैं। आगे बातचीत करेंगे बाजार पर, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी बिकवाली, हल्की मुनाफा वसूली के साथ कर रहा है कामकाज। निफ्टी 24,000 के ऊपर बरकरार, करीब करीब 52,500 के इर्द गिर्द निफ्टी बैंक। $21 लाख करोड़ के पार पहुंचा रिलायंस का मार्केट कैप। देश की पहली कंपनी बनी इस साल अब तक 20% बढ़ा शेयर। जेफरीज ने रिलायंस में दिए 3580 के टारगेट्स। जियो के बाद भारती में भी मोबाइल टैरिफ बढ़ाया। पोस्ट और प्रीपेड करीब 20% तक हुए महंगे। अब वोडा आइडिया का इंतजार, हालांकि दोनों शेयर 52 हफ्तों की ऊंचाई से फिसले। 2 जुलाई को बोनस इशू को लेकर सीडीएसएल की बोर्ड बैठक, शेयर में करीब 15% का उछाल। बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़े ऐलान संभव। टेक्सटाइल्स पर ड्यूटी हटाने या घटाने पर हो सकता है विचार। गारमेंट्स को भी कस्टम ड्यूटी से मिल सकती है राहत। आवास की मेगा बजट एक्सक्लूसिव। और पहली बारिश में ही दिल्ली का हाल हुआ बेहाल, सड़कें लबालब। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिरी, 1 की मौत, 8 घायल। भारी ट्रैफिक जैम से लोग बुरी तरह से परेशान। तो भारतीय बाजार एक दायरे के अंदर कामकाज कर रहे हैं। हालांकि ऊपरी स्तरों से बिकवाली के बाद ये दायरा बना है, तो हायर लेवल से इंडेक्स में करीब करीब 1/4% के आसपास की बिकवाली आ चुकी है। मिड कैप स्मॉल कैप भी थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों लाल निशान में पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1/2% या 1/4% के आसपास की बढ़त में है और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 3/4% के आसपास का उछाल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज के ब्रिजेश आयल मौजूद हैं। ब्रिजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। थोड़ा स्वाभाविक था कि लगातार तेजी के बाद बाजार थोड़ा मुनाफा वसूली दिखाएंगे, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ सेल ऑफ अभी तक उतना नहीं है जितना बाजार अनुमान लगा रहा था। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी खरीदारी में ही है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सो बेसिकली मेरा व्यू ओवरऑल इंडेक्स पे फिलहाल अभी भी पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं आज हमने ये देखा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, बट देन डायरेक्शनली अगर हम देखें तो व्यू अभी भी पॉजिटिव है। ओएमसीज के जो स्टॉक्स है जिसमें काफी तेजी देखने को मिली है, आई थिंक वो उसी रीजन की वजह से निफ्टी आज 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेजर प्रॉफिट बुकिंग शायद नहीं आएगा। रोलोवर्स के जो डेटा थे काफी पॉजिटिव थे। मुझे लगता है जब तक 24,000 निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक वहां पे एक तेजी बरकरार रहेगी। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। बैंक निफ्टी में मेरा मानना है कि 53,000 में काफी सारे कॉल राइटर्स है जो पोजीशंस अपने शॉर्ट्स बना के बैठे हैं। तो एक 1000 ऑड पॉइंट्स का एक करेक्शन मैं बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ, बट देन डायरेक्शनली ये वापस बाय ऑन डिक्लाइन की अपॉर्चुनिटी होगी। व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा मार्केट पे। तो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है और व्यू पॉजिटिव साइड पे रहेगा बाजार को लेकर। निफ्टी बैंक को लेकर भी ब्रजेश सर सेम ही रणनीति रखें क्या? सुमित जी, मैक्सिमम करेक्शन नहीं देख रहा हूँ क्योंकि हालांकि बैंक निफ्टी के जो रोलर्स वो काफी डेटा काफी पॉजिटिव थे। प्राइवेट बैंक्स में अभी भी मुझे लगता है कि डायरेक्शनल मूव अभी भी बाकी है। जो जुलाई सीरीज होगा उसमें लाइक आप एचडीएफसी बैंक ले लीजिए या इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब काउंटर्स में अभी भी तेजी बरकरार है। वीकली और मंथली चार्ट्स डायरेक्शनली अभी भी काफी पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। मे बी जो जिस तरफ से जो उछाल देखने को मिला है, बट देन 51,500 के आसपास मुझे लगता है फिर से एक बार डिमांड ले जाए, सपोर्ट मिल जाएगा बैंक निफ्टी को और ये वापस री एंटर कर पाएंगे हम ये सब सिलेक्टेड स्टॉक्स में। ओके, तो सिलेक्टेड स्टॉक्स में आपको नीचे के लेवल मिले तो आप दोबारा एंटर कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर दायरे वहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। ब्रिजेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में
आप कहाँ बैट कर रहे हो, कहाँ लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट भी है क्या? शॉर्ट तो फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ। आज दो स्टॉक्स थे बेसिकली, एक तो जेके टायर जो काफी अच्छी मोमेंटम में आज ट्रेड सेटअप में बॉटम पे है, तो मुझे लगता है जेके टायर पे हमें पोजिशनल बेट लेना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 380 का स्टॉप लॉस रहेगा और करीब करीब मैं 450 455 प्लस मैं इसमें ट्रेड देख रहा हूँ। और जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसमें मेरा काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बायस है वो है टाटा मोटर्स। तो मुझे टाटा मोटर्स में लग रहा है कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है, और जो 1000 का जो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे काफी सारे कॉल राइटर्स एक्टिव है, मुझे लगता है वो पोजिशंस कट रहा है। तो अगर मैं सही हूं तो मुझे लगता है कि एक 50 पॉइंट का मूव हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिलना चाहिए। तो काफी एग्रेसिव लॉन्ग मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर में एग्रेसिव लॉन्ग्स आप बना सकते हैं, करीब 993 994 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। और जेके टायर दूसरा नाम रहेगा, 455 के से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल सकती है। 380 का एक स्टॉप लॉस आके आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। टाटा मोटर्स के केस में भी आप खरीदारी कर सकते हैं आउटराइटली। आगे भी ब्रजेश सर से बातचीत करूंगा, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं कुछ मिड कैप स्टॉक्स का। देखिए आज मिड कैप इंडेक्स में तो करीब करीब 1/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत बाइंग लोअर लेवल से वापस में लौटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो आज एक बढ़िया बाइंग है पीएसयू बास्केट में, जिसमें पीएसयू बैंक्स जो है उसमें पीएनबी करीब 4% ऊपर है, केनरा बैंक 1.5% ऊपर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रफली 1.5% की खरीदारी यहाँ पर है, और उसके अलावा यूको बैंक 1.25% के आसपास का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप में सोलारा एक्टिव अभी अपर सर्किट लग गया, वोकार्ड में सर्किट है, मोरपन लैब 5% ऊपर है, इप्का लैब 4.25% ऊपर यहाँ पर भी है। इनफैक्ट लार्ज कैप फार्मा में भी एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। महानगर गैस 5.5% की बढ़िया तेजी, आईजीएल 3.5% ऊपर है, ऑयल एंड गैस से ऑयल इंडिया 3.5% ऊपर, पेट्रोनेट करीब 2.5% का उछाल यहाँ पर है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में चोलामंडलम फाइनेंस 11% ऊपर, बॉम्बे बर्मा 7.5% ऊपर, डिशमेन कार्बोजन 7.5% ऊपर और प्राज इंडस्ट्री 7.5% की तेजी यहाँ पर है। गिरने वाले शेयरों में स्वराज इंजन 4.5% नीचे, संवर्धना मदरसन 4% बिकवाली, जीएमआर एयरपोर्ट आज न्यूज़ फ्लोज के बीच में 3% नीचे, और गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। विजय सर, एक दो नाम है इसमें से, एक महानगर गैस को देखिए आप, यहाँ क्या करना चाहिए, और दूसरा ऑयल एंड गैस स्पेस में एक अच्छा अप मूव है, इसमें आईजीएल, एमजीएल, पेट्रोनेट सभी तेजी में, यहाँ से क्या पिक करें? सुमित जी, एमजीएल में बेसिकली काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि एमजीएल में कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड रहेगा। 1580 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है स्टॉक, आज एक वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ चला है, तो ये नियर टर्म में ये 1650 के करीब मुझे लगता है कि एमजीएल में एक अपॉर्चुनिटी है। सो डेफिनेटली किसी के जिनके भी पोजीशंस है वो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। वही चीज अगर आप आईजीएल में भी देखो तो आईजीएल में आज काफी बड़ा पहली बार एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो आईजीएल भी मुझे लगता है कि पोजिशनल बेट बन सकता है। इसका कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड है, इसमें मुझे लगता है 550 तक का एक मूव जो कि करीब करीब 10% का मूव है, तो मुझे लगता है आईजीएल में भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। बाय ऑन डिक्लाइन की दोनों ही एमजीएल आईजीएल दोनों में ही आपको लेके चलना चाहिए। तो आईजीएल और एमजीएल दोनों में ही आप खरीदारी करके चल सकते हैं, किसी गिरावट में खरीदारी करें वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक अच्छे अप मूव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब बातचीत करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट की, जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बजट में एक बड़ा ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक घरेलू इंडस्ट्री और गारमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बजट में कस्टम ड्यूटी के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। ये तमाम डिटेल्स आलोक प्रियदर्शी के पास है, आलोक हमारे साथ मौजूद भी है। आलोक, बजट जैसे जैसे करीब आ रहा है सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं, आप लगातार अलग अलग सेक्टर्स से डील भी कर रहे हैं, एमएसएमई हो या फिर आपने पहले कैपिटल मार्केट्स के ऊपर भी बातचीत की थी। सो अब टेक्सटाइल को लेकर किस तरह की डिटेल्स हैं आपके पास, क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या फेरबदल, क्या उम्मीदें लगाई जाए? बिल्कुल, देखिए जो टेक्सटाइल सेक्टर है लंबे समय से उसमें गिरावट देखी जा रही है, खासतौर से एक्सपोर्ट में और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में भी कमी आई है। लिहाजा सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को, खासतौर से घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए टैक्स के मोर्चे पर बड़ा कदम उठा सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें जो खासतौर से इंपोर्ट ड्यूटी है, जो इंपोर्टेड कॉटन होते हैं जिसमें कि गीजा कॉटन, लॉन्ग स्टेपल कॉटन और ऑर्गेनिक कॉटन होते हैं, जो कि इंडिया में काफी कम प्रोडक्शन होता है, इस पर जो अभी 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% जो एडिशनल ड्यूटी है, इसको हटाने या कम करने पर विचार कर रही है। इसको हटाया जा सकता है। दूसरा जो ये इंपॉर्टेंट है वो है मैन मेड फाइबर, जो स्पन यार्न होता है, उस पर अभी जो 5% ही
इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाकर 10% करने का फैसला हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से ये बड़े पैमाने पर चीप इंपोर्ट इसका चाइना से हो रहा है। लिहाजा सरकार इस चीप इंपोर्ट को रोकने के लिए इस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ाकर 10% कर सकती है। तीसरा आइटम जो है मेडअप्स। मेडअप्स एक ऐसा आइटम है जिसपे जो एक तरह से कहें कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया या फिर फुटवेयर इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पर और लेदर गारमेंट इंडस्ट्री होगी, यहाँ पर एक तरह से बेसिक इनपुट के तौर पर रॉ मटेरियल पर काम करता है। लिहाजा इस पर भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको कम करने का फैसला हो सकता है ताकि घरेलू जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके और जो घरेलू जो महंगे आइटम्स हैं उससे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको निजात मिल सके। तो ये तीन जो है इंपोर्ट ड्यूटी के मोर्चे पर रिडक्शन सरकार और फेरबदल दे सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला हो सकता है कि ये नेशनल टेक्सटाइल फंड खासतौर से एमएसएमई के लिए बनाया जा सकता है जो टेक्सटाइल में डील करते हैं। इनके लिए जो इनोवेशन, इंटीग्रेशन और खासतौर से जो स्ट्रेटेजिक निवेश है उसमें इससे फायदा होगा, इस फंड से फायदा होगा। और चौथा जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, जो इक्वलाइजेशन स्कीम है वो उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड करने पर विचार चल रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो एक तरह आखिरी जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का जो एडॉप्शन करेंगी घरेलू कंपनियां खासतौर से टेक्सटाइल की, उनके लिए कैपिटल सब्सिडी देने का भी ऐलान हो सकता है। तो ये 5-6 जो मुख्य एक तरह से कहें फैसले इस बार बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, ये तमाम डिटेल्स के लिए। तो कई सारी फेरबदल, कई सारे चेंजेस या कई सारी उम्मीदें जो बजट से टेक्सटाइल स्पेस लगा रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरह के फेरबदल होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे इसके ऊपर। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आज सुबह हुआ दिल्ली में, जहाँ पर मानसून की पहली बारिश में ही दिल्ली का हाल बुरा कर दिया है। इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल आईजीआई एयरपोर्ट जो है उसके टर्मिनल 1 पर हादसे में एक की मौत हुई है और कुछ लोगों के घायल हुए भी हैं। इसके अलावा जगह जगह पर बारिश का पानी जमा हो गया है जिसकी वजह से भारी ट्रैफिक जाम की भी दिक्कतें हैं। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए अब दिल्ली चलते हैं रोहन सिंह के साथ और दीपाली नंदा के साथ। दोनों ही आज मौजूद हैं। रोहन, आज सुबह ही सुबह अनुमान भी नहीं था कि इतनी हाई इंटेंसिटी की बारिश 220 mm के आसपास बारिश होगी और उसके बाद एक बड़ा हादसा दिल्ली एयरपोर्ट पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। किस तरह की डिटेल है वहाँ से, क्योंकि जीएमआर एयरपोर्ट में भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है और शायद जो 2 बजे तक के लिए टर्मिनल 1 को बंद भी कर दिया गया है। सो क्या डिटेल है अभी वहाँ की ताज़ा और आगे की स्थितियाँ कैसी बन रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि पहली बारिश में ही इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। आज सुबह 5 बजे की घटना है और जो टर्मिनल 1 के सामने पार्किंग जहां पिकअप ड्रॉप होता है उसके सामने की जो छत है उसका एक हिस्सा जो कैनोपी है वो गिर गया और उसके साथ साथ जो एक सपोर्ट बीम होता है वो भी गिर गया और ये सामने जो गाड़ियां थी उन पर जाके सीधे गिरा। करीब 8 लोग इसमें घायल हुए जिसमें कि 6 थोड़े क्रिटिकल हैं। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने वहां पे जाके विजिट किया और वहां पे जो अधिकारी है उनसे बातचीत की। फिलहाल जो इनिशियल जो जांच हुई है उसके बाद जो कुछ कदम उठाए गए हैं कि जो घायल हैं उनको 3 लाख रुपए और जो एक दिवंगत है उसके परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ ये एयरपोर्ट नहीं, जितने एयरपोर्ट्स हैं सबका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा कि ऐसी क्या खामियां हैं जिनकी वजह से एक छोटी सी घटना पे ही इतना बड़ा हादसा हो जाता है। फिलहाल जो अगर एयर ट्रैफिक की स्थिति हम आपको बता दें कि फिलहाल टर्मिनल 1 से जो सारे ऑपरेशन हैं वो बंद कर दिए गए हैं। 2 बजे तक के लिए बंद थे, लेकिन जो 2 बजे के बाद भी जो फ्लाइट्स हैं उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। स्पाइस जेट की सारी फ्लाइट्स को अब टर्मिनल 3 पे डाइवर्ट कर दिया गया है और जो इंडिगो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टर्मिनल 2 और 3 के बीच में। और इसके बाद जो है जितने जो डीजीसीए हैं उन्होंने कहा है कि जो पैसेंजर्स अफेक्टेड हैं उनको पूरा का पूरा रिफंड मिले या फिर वैकल्पिक जो फ्लाइट है उसकी व्यवस्था की जाए। तो कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक बारिश में ही एक पूरी छत का गिर जाना, इतना बड़ा हादसा होना, ये जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए एक बड़ा सवाल है। तो एक बड़ा हादसा आज सुबह हमने आईजीआई एयरपोर्ट के ऊपर होता हुआ देखा भी है। दीपाली भी हमारे साथ मौजूद है। दीपाली, आज सुबह से हम विजुअल देख रहे हैं, हर तरफ पानी है, खास तौर से वो मिंटो रोड का ब्रिज जहाँ पर पानी भरी जाता है आमतौर पे, और प्लस द्वारका जैसे अंडरपास पे भी वहाँ पर भी जैम वगैरह लगे हुए हैं। सो काफ़ी जैम है क्योंकि एक बारिश अनएक्सपेक्टेड थी और इस बड़े इतनी सारी बारिश एक साथ हो गई। सो क्या सिचुएशन अभी ट्रैफिक को लेकर?
देखिए सुमित, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली है दिल्ली वालों को, लेकिन इस तरह का जो नजारा सीधी तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये भी किसी आफत से कम नहीं है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITO, काफी बिजी रूट है और यहाँ से जो रूट जाता है वो राजघाट, आश्रम, गाजियाबाद, नोएडा की तरफ जाता है। और आप कैमरे में देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां तक नजर जाएगी आपको यहाँ पर पानी भरा हुआ दिखाई देगा। और यही पानी आफत है क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर घंटों का लंबा जाम लग चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियां किस तरह से रेंगते हुए चल रही है। और ये सिर्फ ITO का हाल नहीं है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया मिंटो रोड, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। प्रगति मैदान की तरफ से जो एक टनल बनाई गई थी नोएडा की तरफ जाने के लिए, वो भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। धौलाकुआं, नारायणा, बीकाजी गामा प्लेस, तो दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में इसी तरह का हाल है और ये मुसीबत दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है। हालांकि प्रशासन, आपने जिक्र किया कि अनुमान नहीं था इतनी बारिश का, लेकिन इस बात का अनुमान जरूर रहता है हर साल सुमित कि मानसून आएगा और भारी बारिश होगी। जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि इस बार अनुमान से ज्यादा बारिश होगी। तो दिल्ली सरकार की बात करें, PWD की बात करें, MCD हो या फिर NDMC हो, किसी भी तरीके से पहले कोई एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार नहीं किया जाता है कि अगर भारी बारिश होती है तो दिल्ली वालों को किस तरह से मुसीबत से बचाया जाए। और इसी तरह का नजारा हर साल हमें देखने को मिलता है। परेशानी आम जनता को होती है और राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी एजेंसीज हैं, वो सिर्फ राजनीति करती हुई दिखाई देती है, कोई हल नहीं निकल पाता है। जी, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश और काफ़ी ज़्यादा बारिश के बाद दिक्कतें, इनफैक्ट ये कंसर्न तब होता है जब बारिश आपको अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिले और उसके बाद आधा दिन निकल चुका है और अब तक ट्रैफिक इस तरह का है। तो पानी की सिचुएशन इतनी ज़्यादा तब भी है जबकि बारिश को हुए काफ़ी समय हो गया, कई घंटे हो गए, उसके बाद भी इस तरह का पानी या वाटर लॉगिंग सिचुएशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन आपका भी और दीपाली आपका भी। आप लोगों से आगे भी हम इस पर समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। अभी फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और स्टॉक्स है उनके ऊपर भी बातचीत करते हैं, छोटे से ब्रेक के उस पार। लेकिन अभी एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं। निफ्टी वापस हरे निशान में लौटा, लेकिन फ्लैट है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है। निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव कह लीजिए, 0.5% के आसपास के ड्रॉप के साथ कामकाज कर रहा है। बाइंग आई है मिड कैप इंडेक्स में, करीब 0.5% से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स ऊपर आ चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब थोड़ी बहुत और खरीदारी दिखा रहा है। करीब 1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स आ चुका है। धीरे धीरे डे हाई की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं, किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। जो कॉल्स दी गई थी उसमें KPIT एक कॉल थी रुचित की तरफ से, यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करने की राय दी गई थी। 1690 रुपये के आसपास प्रॉफिट्स उन्होंने बुक कर लिए हैं। 1720 के टारगेट्स उनकी तरफ से यहाँ पर दिए गए थे। साथ ही साथ जो रिटर्न है उसके लिहाज से अमित अब तक लीड कर रहे हैं। पूरे हफ्ते इनफैक्ट अमित ने लीड किया है, करीब 10% का पॉजिटिव रिटर्न। हरीश का रिटर्न नेगेटिव 3.5%, रुचित का रिटर्न नेगेटिव 5.5%, लेकिन अमित सोफा लीड करते हुए 10% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कल हमने बात की थी सीमेंट की, और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के पूरे आउटलुक को लेकर। किस तरह की सिचुएशंस बन रही हैं, कैसी सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड बनेगी, शेयरों में करना क्या है, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।